आज की वीडियो का टॉपिक है एफएमसीजी सेक्टर की 5 सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और आज की वीडियो में बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर को समझने का ट्राई करेंगे और बात करेंगे कि आने वाले टाइम में वहां पे क्या क्या ग्रोथ लीवर्स हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 5 कंपनीज के बारे में, थोड़ा थोड़ा उनके फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में आपको समझाने का आज की वीडियो में ट्राई किया जाएगा। एफएमसीजी सेक्टर यानी कि जिसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर भी बोला जाता है, अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है। 2020 के अंदर इस पूरे सेक्टर का वैल्यूएशन 110 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का था और यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये जो पूरा मार्केट साइज है 110 बिलियन यूएस डॉलर्स का, वो इंक्रीज होकर 220 बिलियन यूएस डॉलर्स पे चला जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंडस्ट्री अभी कितनी बड़ी है और आने वाले टाइम में कितनी बड़ी ग्रोथ यहां पे हो सकती है। अब दोस्तों, जो एफएमसीजी की चीजें होती हैं वो बहुत रूरल और इसके अलावा अर्बन जगह पे बेची जाती हैं। अगर मैं दोनों का बाइफर्केशन देखूं तो जो अर्बन सेक्टर है वो यहाँ पे 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है पूरे मार्केट को, और वहीं पे जो रूरल सेक्टर है वो भी पीछे नहीं है, वो भी पूरी मार्केट के अंदर 45% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अब दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात तो हमेशा की जाती है, लेकिन आप कभी भी समझ नहीं पाते कि किन किन चीजों से मिलकर एफएमसीजी सेक्टर बनता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहां पे आपको दिखाता हूं कि कौन सी 3 चीजें जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आती हैं। सबसे पहले आती है हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, जो कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे आता है। और इसके अंदर ओरल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, हाइजीन प्रोडक्ट, फैब्रिक वॉश और हाउस होल्ड क्लीनर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सेकंड नंबर पे आता है हेल्थ केयर कैटेगरी। हेल्थ केयर कैटेगरी जो कि पूरे सेक्टर को 31% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, और यहाँ पे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि पेन टेबलेट, पेन बाम्स, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, ग्लूकोज पाउडर्स, मेडिकेटेड ड्रेसिंग, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर। और तीसरे नंबर पे आता है फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर, जो कि पूरी इंडस्ट्री को 90% का कंट्रीब्यूशन करता है, जहां पे आपने नॉर्मली देखा होगा हेल्थ बेवरेजेस, स्टेपल्स, बेकरी, स्नैक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीजें इस सेक्टर के अंदर आती हैं। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों से मिला के एक एफएमसीजी सेक्टर बनता है, और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद समझने का ट्राई करते हैं कि आपको अपने ये तो बताया कि एफएमसीजी सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे आने वाले टाइम में कैसे ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि इस सेक्टर के अंदर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में ग्रोथ को डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था पूरी मार्केट का, अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास था, लेकिन रिसेंट के टाइम में देखा गया कि ये पूरे सेक्टर के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है और काफी ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रही हैं। और यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है तो जो भी कंपनी सेगमेंट के अंदर काम करती है उनके मार्केट शेयर का आने वाले टाइम में बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ग्रोथ लीवर है वो है शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। दोस्तों, सेकंड यहाँ पे ग्रोथ लीवर जो देखा जा सकता है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे जो इंडिया के केस में अगर हम देखते हैं तो अर्बनाइजेशन पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी अर्बनाइजेशन के अंदर अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो जो एफएमसीजी सेक्टर का कंजम्पशन होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेजर यहाँ पे 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अर्बन सेक्टर से आता है और 45% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रूरल सेक्टर से आता है। दोस्तों, थर्ड केस यहाँ पे आता है स्कोप ऑफ हाई पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी तक लोगों ने कंज्यूम करना स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन रिसेंट के टाइम में देखा गया है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स जो कि बाकी कंट्रीज में लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, उनका डिमांड भी इंडिया के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट का जो मार्केट सेगमेंट था रिसेंट के टाइम में वहां पे काफी ज्यादा ग्रोथ देखा गया है। वैसे ही यहाँ पे काफी सारे और प्रोडक्ट्स हैं, काफी सारे और मार्केट सेगमेंट्स हैं जहां पे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा पेनिट्रेशन देखा जा सकता है, जो कि यहाँ पे पूरे सेक्टर की ग्रोथ को डिराइव कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट है रूरल कंजम्पशन ग्रोथ। तो यहाँ पे रूरल सेक्टर के अंदर भी कंजम्पशन के अंदर ग्रोथ देखी गई है, जैसे कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोगों की तो यहाँ पे कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज होगा, और जैसे ही कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज होगा तो इस पूरे सेक्टर की डिमांड बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं।
और दोस्तों लास्ट पॉइंटर यहाँ पे आता है इजी एक्सेस, कि रिसेंट के टाइम में देखा गया कि हर गांव के अंदर हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सेस बढ़ी है लोगों की एफएमसीजी चीजों को लेके। अभी अगर आप किसी भी गांव के अंदर भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि बड़े बड़े ब्रांड की चीजें जो कि एफएमसीजी सेक्टर की होती हैं वो काफी ज्यादा इजिली एक्सेसिबल बनी हुई हैं। तो अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे इजी एक्सेस और ज्यादा बढ़ता है, यहाँ पे पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पे एक मार्केट सेगमेंट इन पूरे प्रोडक्ट्स को देखने को मिलेगा और यहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रोथ देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये 5 फैक्टर्स है जो आने वाले टाइम के अंदर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ग्रोथ को डिराइव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको आप एचयूएल के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,50,000 करोड़ के आसपास का है, जिसकी वजह से ये कंपनी इस लिस्ट की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन जाती है। जैसे कि 9 आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड यूज वन और मोर ब्रांड ऑफ एचयूएल। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि इसका पेनिट्रेशन कितना बड़ा है। वहीं पे अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो वो 25% के आसपास का है। और रिसेंट के टाइम में यहाँ पे एचयूएल ने लार्जेस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन भी किया था। स्किन क्लीनिंग के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है, स्किन केयर के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है, हेयर केयर के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है। वहीं पे हाउस होल्ड केयर, टी, हेल्थ फूड एंड ड्रिंक्स और वहीं पे केचप, जहां पे आपने किसान केचप का नाम सुना होगा, तो इन सब सेगमेंट्स के अंदर ये कंपनी एक तरीके से मार्केट लीडर बनी हुई है पिछले काफी सालों से। चलिए दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं कि कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, जो कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज होती हैं वो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि अगर कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करती है और वहां से अगर हम कॉस्ट को निकाल दें, वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दें, तो कंपनी का मार्जिन कितना बनता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसके अलावा एसेट टर्नओवर रेशियोज, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं। तो कि यहाँ पे जो अलग अलग चीजें जो कि आरओई के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, उनका पिछले कुछ सालों के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले अगर मैं नेट मार्जिन की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी के नेट मार्जिन 2019 के अंदर 15% पे थे, जो कि रिसेंट के टाइम में इंप्रूव होके 17% पे पहुंच गए हैं। वहीं पे एसेट टर्नओवर कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है, फ्रॉम 2.11 टू 0.68। फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो कंपनी का ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो कि 2.46 हुआ करता था, अभी भी ये 2.46 के आसपास का है। दोस्तों जब भी प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाती है एफएमसीजी सेक्टर की, तो इन कंपनीज नॉर्मली प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती हैं। सिमिलरली अगर मैं एचयूएल की बात करूं तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 68 के आसपास का है, जो कि पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर आप पूरा एफएमसीजी सेक्टर का देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में भी कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी कंपनीज का पी रेशियो पूरे इंडिया के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर में एचयूएल के बाद आती है नेस्ले, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,70,000 करोड़ के आसपास का है। नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी की सब्सिडियरी है, जो कि इंडिया के अंदर पिछले काफी सालों से ऑपरेट करती आई है। और नेस्ले का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, जिसको मैगी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जिन सेक्टर्स के अंदर नेस्ले ऑपरेट करती है, उन सेक्टर्स के अंदर रिसेंट के टाइम में कैसा ग्रोथ रेट रहा है नेस्ले का। नेस्ले मेनली 3-4 चीजों के अंदर अपना बिजनेस रन करती है। सबसे पहले नंबर पे आता है मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन, जहां पे कंपनी का पिछले एक साल का जो ग्रोथ रेट है वो 8.9% के आसपास का है। वहीं पे अगर हम प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग एड्स की बात करें तो वहां पे कंपनी का ग्रोथ रेट 11.4% का है। कन्फेक्शनरी के अंदर कंपनी का ग्रोथ रेट 7% का रहा है। इसके अलावा अगर हम पाउडर्ड एंड लिक्विड बिवरेजेस की बात करें तो वहां पे कंपनी का ग्रोथ रेट 0.9% का रहा है। अगर हम टोटल रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन से आता है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 45.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है प्रिपेयर्ड डिशेज एंड कुकिंग एड्स, जो कि पूरे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 30.1% का कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं पे कन्फेक्शनरी की अगर हम बात करें तो वो पूरे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 13.6% का कंट्रीब्यूशन करता आया है। तो दोस्तों अभी तक आपको नेस्ले के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेस्ले के रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करते आए हैं। नेस्ले का पिछले 10 साल का सेल्स का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें तो वो 8% का है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें तो वो 10% का है। अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो अभी 78 के आसपास का है, यानी कि कंपनी का अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें जो कि 60 के आसपास का पीई है, उसके कंपैरिजन में कंपनी का पीई रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं नेट मार्जिन की बात करता हूं तो कंपनी का दिसंबर 18 में नेट मार्जिन 14% का था, जो करंटली इंप्रूव होकर 16% हुआ है। एसेट टर्नओवर कंपनी का 1.40 से इंप्रूव होके 1.69 हुआ है। वहीं पर अगर फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो वो 2.28 से बढ़ के 4.01 हुआ है।
रिटर्न ऑन इक्विटी दिसंबर 2020 के अंदर कंपनी का 160% के आसपास का था। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जो हमारी लिस्ट में आती है उसका नाम है डाबर लिमिटेड, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़ के आसपास का है और कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 8700 करोड़ के आसपास का है। और ये कंपनी की लेगेसी इंडिया के अंदर 130 ईयर्स से भी पुरानी है, यानी कि कंपनी बहुत पुरानी है जिसके ऊपर बहुत से कस्टमर्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को लेके भी। चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस रन करती आई है। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि कहां पे कंपनी ऑपरेट करती है और क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हेल्थ केयर, जहां पे आप यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है एचपीसी। थर्ड नंबर पे आता है प्रोडक्ट्स, जहां पे आपने रियल फ्रूट जूस के बारे में भी सुना होगा, जो कि एक डाबर का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आया होगा कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे कंपनी का ब्रेकअप क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो कंपनी का मेजर रेवेन्यू है वो एचपीसी से आता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाउस होल्ड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो कि टोटल रेवेन्यू के अंदर 47.9% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर आता है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू में 39% का कंट्रीब्यूशन करता है। फूड एंड बिवरेजेस कंपनी के रेवेन्यू में 13.1% का कंट्रीब्यूशन करते आए हैं। अगर मैं तीनों सेगमेंट्स में ग्रोथ की बात करता हूं एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 20, तो सबसे पहले हेल्थ केयर सेगमेंट में 31.9% का ग्रोथ देखा गया है। वहीं पे होम एंड पर्सनल केयर में 9.5% का, तो फूड एंड बिवरेजेस सेगमेंट में 5.9% का ग्रोथ देखा गया है। दोस्तों डाबर के बाद हमारी लिस्ट में आता है गोदरेज कंज्यूमर्स। गोदरेज कंज्यूमर्स की अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूं तो वो 80,000 करोड़ से ज्यादा का है और ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड भी माना जाता है। आपको बताता हूं कि कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी सेगमेंट में अपना बिजनेस रन करता आया है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे पर्सनल वॉश आता है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 22% का कंट्रीब्यूशन करता है। सेकेंड नंबर पे हेयर केयर, जो कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 31% का कंट्रीब्यूशन करता है। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स की अगर मैं बात करूं तो वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर 28% का कंट्रीब्यूशन करता आया है। एयर केयर के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 8% का कंट्रीब्यूशन करता है पूरे बिजनेस के अंदर। दोस्तों इसके अलावा गोदरेज ने रिसेंट के टाइम एक और चेंज किया कि गोदरेज का काफी एस्टेब्लिश ब्रांड है सिंथोल सोप के नाम से, तो उस ब्रांड का यूज करके कंपनी अपने आप को हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर भी एक्सपेंड करने का ट्राई कर रही है। जैसे कि सिंथोल की एक कैटेगरी में लॉन्च किया गया है जहां पे बोला जा रहा है कि 99.9% जर्म फ्री सोप बन जाएगा। तो यहां पे ये अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को यूज कर रहे हैं एक नए सेगमेंट में एंटर करने के लिए। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर कंपनी की ग्रोथ रेट कैसे देखी जा सकती है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। कंज्यूमर के केस में पिछले 10 साल के अंदर 12% का सेल्स के अंदर कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है। वहीं पे प्रॉफिट के अंदर ये कंपाउंडिंग ग्रोथ 14% के आसपास की है। और वहीं पे अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करता हूं तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 49 के आसपास का है, यानी कि इंडस्ट्री के एवरेज के कंपेरिजन में कंपनी का पी रेशो थोड़ा सा कम है अगर आप इसको एचयूएल डाबर वगैरह के साथ कंपेयर करेंगे तो। दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में लास्ट कंपनी आती है ब्रिटेनिया, जो कि एफएमसीजी सेक्टर की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी की लेगेसी 100 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी है। कंपनी के कुछ काफी फेमस ब्रांड्स है बिस्किट सेगमेंट के अंदर, जैसे कि टाइगर, गुड डे, ये सब नाम आपने सुने होंगे जो आप हाउस होल्ड में यूज भी करते होंगे। दोस्तों अगर मैं ब्रिटेनिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़ से ज्यादा का है। दोस्तों अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो ब्रिटेनिया का प्राइस टू अर्निंग रेशो 46 के आसपास का निकल के आता है। दोस्तों अगर हम ब्रिटेनिया के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ब्रिटेनिया ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 15% से ऊपर का रहता है। अगर मैं एनुअली बात करूं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 to 19% के आसपास का है, जो कि काफी हेल्दी नंबर माना जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ब्रिटेनिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि एफआईआईज का स्टेक इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग के अंदर एफआईआईज का स्टेक 17% के आसपास का है और पिछले कुछ टाइम के अंदर एफआईआईज ने अपना स्टेक इस कंपनी के अंदर बढ़ाया है। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी के सेल्स और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कैसा ग्रोथ देखा गया है। 10 साल का जो कंपाउंडिंग ग्रोथ कंपनी के सेल्स के अंदर देखा गया है वो 11% के आसपास का है और पिछले 10 साल का जो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखा गया है वो कंपाउंडिंग 30% के आसपास का है, यानी कि काफी एक्सेप्शनली कंपनी ने ग्रो किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हम बात करना चाहते थे टॉप 5 एफएमसीजी कंपनीज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इन 5 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं।